हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग अपने चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है ना, आपने लेक्चर नंबर 5 देखा होगा बच्चों। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने कहाँ लेक्चर नंबर 5 एंड किया था। तो लेक्चर नंबर 5 के एंड में हमने एक टॉपिक किया था बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए आज उस टॉपिक के आगे के टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग ने पहले टॉपिक हम ले रहे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जैसे आप रजिस्टर के न्यूमेरिकल करोगे तो रजिस्टर के न्यूमेरिकल, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होते हैं? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, या बहुत जगह ये सीरीज एंड पैरेलल कंसेप्ट लगता है बच्चों। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ रहे हैं, फिर आगे इसी चैप्टर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। जैसे आपको याद होगा बच्चों, हमने चैप्टर 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था। तो वही कंसेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का भी, और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आप क्लास 10 से पढ़ रहे हो बच्चों। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्लास 10 में पढ़ा होगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पर भी हम लोग वही दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन, और यू कैन से रजिस्टर्स इन सीरीज। इसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, या आप इन्हें रजिस्टर्स इन सीरीज भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या सीरीज मतलब रजिस्टर के सीरीज में होने के लिए क्या कंडीशन है? तो ध्यान देना बच्चों, वो रजिस्टर सीरीज में कहलाते हैं जिन रजिस्टर से सेम करंट पास होगी। ठीक है ना, अगर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं और उन डिफरेंट रजिस्टर से सेम करंट पास हो रही है तो दे आर सेट टू बी इन सीरीज। या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स है और आप ये चाहते हो कि उनसे सेम करंट पास हो, तो उनको एंड टू एंड क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा, करंट एक रजिस्टर से निकलेगी और फिर नेक्स्ट रजिस्टर में चली जाएगी, फिर नेक्स्ट से निकल के नेक्स्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे सेम करंट फ्लो करेगी, तो दे आर सेट टू बी इन सीरीज। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग तीन रजिस्टर, दो या तीन रजिस्टर के लिए पढ़ लेते हैं, और फिर हम इसको जनरलाइज करके एन के लिए कर लेंगे। और यहां पर हम कैलकुलेट क्या करते हैं बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस, है ना, या जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए पहले मैं तीन रजिस्टर की बात कर लेता हूं, फिर बाकी इसको एन के लिए भी कर लेंगे बच्चों। तो चलिए मान लीजिए मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, और इनको मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है बच्चों, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि ये सीरीज में आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, क्योंकि जब इनसे सेम करंट पास होगी तो ये किस में कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे बच्चों। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, R3 है। अच्छा, एक बात समझिएगा, कहते हैं कोई भी रजिस्टर तभी इफेक्टिव होता है बच्चों जब उससे क्या पास होती है, करंट पास होती है। अगर किसी रजिस्टर से, हमारा कोई सर्किट है और उसमें एक रजिस्टर लगा है और उस रजिस्टर से कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि वो रजिस्टर इफेक्टिव नहीं है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस को हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो रेजिस्टेंस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन किसी सर्किट में रजिस्टर तभी इफेक्टिव कहलाता है या एक्टिव कहलाता है जब उससे करंट पास होगी। तो ऐसे मान लीजिए अभी इससे कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, तो हम ये मानेंगे इन तीनों की रेजिस्टेंस अभी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इफेक्टिव नहीं मतलब इनकी रेजिस्टेंस अगर टोटल गए तो जीरो होगी, है ना, मतलब एज इन अ सर्किट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन रजिस्टर को इफेक्टिव बनाने के लिए इनसे क्या पास करूंगा, करंट पास करूंगा। अब करंट पास करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बैटरी या पोटेंशियल का सोर्स यूज करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। इस टॉपिक के बाद बच्चों हम लोग बैटरी के टॉपिक ही पढ़ेंगे, सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, एक सेल की इंटर रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो सेल का क्या यूज होता है वो भी आप समझ जाओगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इन रजिस्टर को इफेक्टिव बनाने के लिए इनके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। तो मान लीजिए मैंने इनको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव है। अब ये बैटरी क्या करेगी, करंट सेंड करेगी सर्किट में। मान लीजिए ये बैटरी सर्किट में कितना करंट सेंड कर रही है, I करंट सेंड कर रही है। ठीक है बच्चों,
तो जितनी करंट R1 से पास होगी वही करंट R1 से आउट होगी किस में चली जाएगी, R2 में चली जाएगी बच्चों। वही करंट R2 से आउट होकर किस में चली जाएगी, R3 में चली जाएगी, दैट इज I। ठीक है, तो इन सब से क्या सेम पास हो रही है बच्चों, करंट सेम पास हो रही है। ठीक है, तो दे आर सेड टू बी इन सीरीज। अच्छा, अब क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, तो इनमें करंट तो क्या है, सेम है। ठीक है, अब कोई आपसे बोले कि इस R1 में पोटेंशियल ड्रॉप बता दिए। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हम विद द हेल्प ऑफ क्या निकालते हैं बच्चों, ओम्स लॉ। तो इस R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इक्वल टू आई आर होता है, कितना होगा IR1। इस R2 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR2। और इस R3 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों, IR3। ठीक है, और अगर इन तीनों की रेजिस्टेंस सेम होगी तो करंट भी सेम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी हम रेजिस्टेंस सेम नहीं बोल रहे तो इसलिए मैं पोटेंशियल अलग अलग बोल रहा हूं। तो मान लेते हैं R1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बच्चों वो IR1 है और कितना है, V1 के बराबर है। ठीक ना, R1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे क्या मान लेते हैं बच्चों, V1 मान लेते हैं, जो किसके बराबर है, IR1 के बराबर है। सिमिलरली R2 में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे V2 मान लेते हैं, और जैसे हमने कहा ये V2 कितना हो जाएगा, IR2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली R3 में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे V3 मान लेते हैं बच्चों, और ये V3 की वैल्यू कितनी होगी, IR3 होगी। और भाई देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों का सम किसके बराबर होगा बच्चों, V के बराबर हो जाएगा। मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये V क्या हो गया, अमंग दीस रजिस्टर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब हमने इस V को ब्रेक करके क्या लिख दिया, V1 V2 और क्या V3। ठीक बच्चों, तो सीरीज के लिए कंडीशन है कि वो रजिस्टर सीरीज में कहलाएंगे जिनसे सेम करंट पास होगी, जैसे हमारे सर्किट में हो रहा है। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, इस सर्किट की टोटल क्या कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी, इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा कि V1 V2 V3 का सम किसके बराबर होगा, V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक बच्चों देखो ऐसा कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ऐसा थ्योरी इस मतलब सीरीज पैरेलल की थ्योरी नहीं आएगी, इस पे बेस क्या मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई लेट इट करने वाली बात नहीं कर रहे हम लोग। तो देखिए, तो V इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यार इन दिस केस और यू कैन से हियर, और एक बात याद रखना, मतलब ये बात ध्यान करना, कहते हैं कि इससे हमने क्या सीखा बच्चों, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अमंग द रजिस्टर क्या सेम होगा बच्चों, I सेम होगा, और V अमंग द रजिस्टर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, जैसे हमने कहा, अभी मैंने कहा था कि अगर इन तीनों की रजिस्टर क्या हो, रेजिस्टेंस सेम होगी, इन रजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम होगी, तो इन तीनों में पोटेंशियल क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए R R R होते तो मैं इस V को तीन पार्ट में ब्रेक कर देता, V/3, V2 भी कितना होता है V/3, और V3 भी कितना होता है बच्चों V/3। लेकिन अभी रजिस्टर को हम सेम नहीं मान रहे। अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा है कि रेजिस्टेंस सेम हो तो आप इस अप्लाइड पोटेंशियल को इक्वली क्या कर दीजिएगा, अमंग द रजिस्टर डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में अमंग द रजिस्टर क्या होगा, I सेम होगा, और क्या डिवाइड होगा बच्चों, V डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो हेयर मतलब इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा आपका, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस कितना हो जाएगा, V3। अच्छा, अब एक बात सुन लीजिएगा, अब आप इस V को क्या पढ़ रहे हो बच्चों, ये V क्या हुआ, टोटल अप्लाइड पोटेंशियल। और टोटल अप्लाई पोटेंशियल को ब्रेक करोगे तो V को ब्रेक करके क्या लिखते हैं, I इंटू आर। तो आप जब टोटल पोटेंशियल को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, टोटल करंट इन द सर्किट दैट इज I, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हम आर टोटल या आर इक्विवेलेंट मान लेंगे। फिर बात मैंने क्या बोला, इसे आप क्या पढ़ रहे हो, टोटल अप्लाइड पोटेंशियल। और टोटल अप्लाइड पोटेंशियल को ब्रेक करके क्या लिखोगे, टोटल करंट इनटू क्या, टोटल रेजिस्टेंस। तो हम V को क्या लिखते हैं, टोटल करंट कितनी सर्किट में मेरी I, और टोटल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं। ठीक है, समझ रहे बच्चों, तो V को ब्रेक करके हमने क्या लिख दिया, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब V1 को ब्रेक करेंगे तो V1 कितना हो जाएगा, IR1। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, IR2। V3 कितना होगा, IR3। तो V1 को, ये V2 है सॉरी, ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस कितना, IR3। ठीक है ना, I कॉमन करके बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप 10 से पढ़ रहे हो बच्चों। तो देखो हमने ये फॉर्मूले के लिए नहीं किया है, मतलब ये बातें सीखने के लिए किया है कि सीरीज में आई सेम होता है और वी क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, इसकी ऐसी थ्योरी नहीं आती है ना। अच्छा ठीक है, ये तो हमने 3 रजिस्टर माने। अगर इन जनरल ये n रजिस्टर हो जाएंगे तो आप इसे ऐसे प्रोसीड कर लोगे, R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन Rn हो जाएगा। तो लिख देते हैं देयरफॉर इन जनरल फॉर n कैपेसिटर्स, देयरफॉर इन जनरल, therefore in general for n capacitors, in general for n capacitors, अगर ऐसे ही n कैपेसिटर्स हो जाएं तो इन जनरल फॉर n कैपेसिटर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस कितना हो जाएगा, Rn हो जाएगा। और देखो ऐसा फॉर्मूला कैपेसिटर में पैरेलल में होता है, तो कैपेसिटर और रजिस्टर में टोटल के फॉर्मूले थोड़ा रिवर्स वे में होते हैं। ठीक है, तो अगर ये n रजिस्टर हो जाएंगे तो फॉर्मूला बिकम R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिक सी बात है, 10th क्लास से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसे नोट कर लो बच्चों, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। फिर इसके बाद सेल, ये जो हम सेल लगा रहे हैं, सेल क्या करता है, इसका ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले से नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब चलते हैं, ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की ना। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, या आप कह सकते हो रजिस्टर इन पैरेलल, एक ही बात है। रजिस्टर ही पढ़ रहे हैं तो वो रजिस्टर का ही कॉम्बिनेशन अंडरस्टूड है बच्चों ना। तो अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, तो जैसे हमने कहा कि बच्चों सीरीज के लिए कंडीशन है कि अमंग द रजिस्टर क्या सेम पास होनी चाहिए, करंट पास होनी चाहिए। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है कि जो रजिस्टर पैरेलल में होंगे या जिन रजिस्टर में करंट डिवाइड होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जैसे एक मान लो एक ब्रांच में करंट आती है और वो करंट क्या होती है, डिफरेंट ब्रांचेज में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो ब्रांचेज आपस में क्या कहलाएंगी बच्चों, पैरेलल में कहलाएंगी। तो पैरेलल के लिए कंडीशन है कि करंट अमंग द रजिस्टर डिवाइड होके जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम को कुछ ऐसा बना लेते हैं। देखो चलिए मैं कुछ वही पहले 3 रजिस्टर के लिए कर रहा हूँ, फिर इसको मैं n के लिए कर दूंगा बच्चों। मतलब रजिस्टर को ऐसे प्लेस करना है कि इनमें करंट डिवाइड होके जाए। देखो इक्वली डिवाइड हो जाए चलेगा, लेकिन करंट डिवाइड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अमाउंट भी डिफरेंट होगा, अमाउंट सेम हो सकता है लेकिन करंट डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब डिवाइड होके जाना चाहिए अमंग द रजिस्टर। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास ऐसे क्या थे बच्चों, 3 रजिस्टर थे, उसको मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। तो हमने इनको ऐसे प्लेस कर दिया रजिस्टर को। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस है R1, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R2 और इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है कितनी, R3 है बच्चों। अगेन जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि रजिस्टर इफेक्टिव तभी होंगे जब उनसे क्या पास होगी बच्चों, करंट पास होगी। ठीक है, तो इनसे हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, ये इफेक्टिव हो जाएंगे। जब इफेक्टिव हो जाएंगे तो क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इनको इफेक्टिव बनाने के लिए करंट सेंड करनी पड़ेगी। करंट के लिए क्या करोगे, बैटरी एक सोर्स ले लोगे करंट का, एक बैटरी लगा दोगे इसके क्रॉस। तो आप समझना बच्चों, तो हमने अगेन जैसे पिछले टॉपिक में किया, हमने एक V वोल्ट की बैटरी क्या कर दी बच्चों, इसमें अप्लाई कर दी। अब मान लीजिए ये जो V वोल्ट की बैटरी है बच्चों, कितना करंट सेंड कर रही है सर्किट में, I करंट सेंड करती है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, देखो ठीक है, तो इस बैटरी ने कितने करंट सेंड करी सर्किट में, मान लीजिए I करंट सेंड की। अब वो करंट जब इस टर्मिनल पे पहुंची तो यहाँ 3 ब्रांचेस हो गई बच्चों।
एक ब्रांच चाहिए, एक ब्रांच चाहिए और एक ब्रांच चाहिए, तो करंट अमंग दी ब्रांचेस क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि इस ब्रांच में कितनी करंट चली गई बच्चों, I1। हमने I को ब्रेक कर दिया 3 पार्ट में। R2 वाली ब्रांच में करंट हो गई I2 और R3 वाली ब्रांच में कितनी करंट चली गई, I3 करंट चली गई। ठीक है, और एक बात और ध्यान करना बच्चों, अगर जैसे हमने तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस को डिफरेंट माना है, अगर ये तीनों रजिस्टर क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मींस अगर मान लीजिए तीनों रजिस्टर सेम होते तो हम ऐसा भी कर सकते थे बच्चों, आई को ब्रेक करते 3 इक्वल पार्ट में, तो जाता I/3, I/3 और I/3। लेकिन अभी ऐसा नहीं करें कि हमने रेजिस्टेंस को सेम नहीं माना है। अगर कहीं सेम होंगे न्यूमेरिकल में तो ये कर सकते हो। ठीक बच्चों, फिर यही करंट इन क्या होगा, इन रजिस्टर से निकलकर वापस टर्मिनल पे ऐड हो जाएगी और वापस करंट हमारी बैटरी में कितनी आ रहेगी, आई वापस आ रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज ब्रेक होगा वापस सब चार्ज एक पॉइंट पे जाके ऐड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अमंग द रजिस्टर क्या डिवाइड हो गई, करंट। तो देखो यहां पर क्या हुआ बच्चों, जैसे पिछले में क्या था, करंट सेम थी सीरीज में, अब आई क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया। ठीक है, आई क्या हो गई, करंट डिवाइड हो गई। पिछले केस में सीरीज में आई क्या थी, सेम थी। अब यहां करंट डिवाइड हो गई अमंग द रजिस्टर। अच्छा, अब यहां क्या सेम है, तो यहां पोटेंशियल सेम है बच्चों। कैसे, देखो देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां पर भी ये किस पे होगा बच्चों, ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। और देखो इस एंड को आपने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो ये वाला जो टर्मिनल है किस पर होगा, नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा देखो। अब देखो इन तीनों रजिस्टर के एंड इन्हीं प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस भी है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस भी है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई कर रहा है, पोटेंशियल अप्लाई कर रही है। तो इन सब में क्या सेम है बच्चों, V सेम है। ठीक है, तो इनमें क्या सेम है, V सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, तो पिछले से उल्टा हो गया। पिछली बार क्या था, करंट सेम थी, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। इस बार क्या है, करंट डिवाइड है, पोटेंशियल सेम है। ठीक, अगेन वही करने, हमने क्या निकालनी है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो लिख देते हैं हेयर, इस केस में क्या हो रहा है ना। देखो बच्चों, जैसे हमने कहा, देखो I1 I2 I3 किसके पार्ट है, आई के पार्ट है। तो हम आई को क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं उसी को वापस ऐड करके लिख दे रहे हैं बच्चों। तो यार I इज इक्व टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस कितना, I3। अच्छा, अब इस V को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, टोटल करंट इन द सर्किट। और टोटल करंट के साथ भाई I इज इक्वल टू V बाई आर, अगेन ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। आप टोटल करंट को ब्रेक करके क्या लिखोगे बच्चों, टोटल अप्लाइड पोटेंशियल दैट इज व्हाट, V, और टोटल रेजिस्टेंस को हम R इक्विवेलेंट मान लेंगे। ठीक है, तो टोटल करंट को ब्रेक करके आएगा टोटल अप्लाइड पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच वी रिक्वायर, दैट इज R इक्विवेलेंट। अब आगे I1। अब देखिए I1 किस में करंट है बच्चों, R1 वाले रेजिस्टर में करंट है, पर इस R1 का पोटेंशियल ड्रॉप भी V है, तो I1 कितना होगा बच्चों, V बाई R1। सिमिलरली I2 कितना होगा, V बाई R2, और सिमिलरली I3 कितना होगा, V बाई R3। तो I1 को आप क्या लिख दोगे, समझ रहे ना, देखो I1 R1 में करंट है, और R1 में अप्लाइड पोटेंशियल है V, और R1 की रेजिस्टेंस R1 ही है। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, V बाई R2 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, V बाई R3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब V कॉमन करके कैंसिल आउट कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी टोटल रेजिस्टेंस, और ये कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर इसी को आप जनरलाइज कर दोगे, अगर ये n रजिस्टर हो जाएंगे बच्चों तो प्लस एन सोन अप टू n हो जाएगा। तो मैं एक जनरल बात भी लिख दे रहा हूं, लिखेंगे देयरफॉर इन जनरल फॉर n कैपेसिटर्स, सॉरी n रजिस्टर कैपेसिटर्स नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों, मैंने पीछे कैपेसिटर तो नहीं लिख दिया, अच्छा सॉरी, हाँ देखो गलती हो गई, वो मुझे एक्चुअली हम लोग कैपेसिटर से इस पहले पढ़ा तो दिमाग में था, ये कैपेसिटर नहीं है बच्चों, रजिस्टर्स है। हाँ,
एक्चुअली इतने दिन से हम लोग कैपेसिटर के कर रहे थे ना बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल क्वेश्चन इतने करे, तो वो सीरीज पैरेलल बोलते टाइम वो कैपेसिटर हो गया, वो रजिस्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटे करेक्शन वगैरह तो कर लिया करो, वो मैं कभी होता है ना, कभी टंग पे कुछ, दिमाग में कुछ होता है, टंग में कुछ होता है, तो वो हो जाते कभी। चलो अब बात आती है, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने अभी देखो कैपेसिटर बोला था, फिर मैं डालेगा नहीं तो रजिस्टर, तो फिर मैंने कहा कि पीछे भी चेक कर लेते हैं। तो इन जनरल फॉर एन रजिस्टर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये जनरलाइज लिख दोगे इसको, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस एंड सो ऑन 1/rn। ठीक बच्चों, तो ये टॉपिक ऐसा थ्योरी में नहीं आते है ना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, लेकिन ये बातें सीखनी है। ठीक है ना, थ्योरी से कुछ बातें सीखनी होती है, ऐसा नहीं कि बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट कर लोगे, छोटे मोटे पॉइंट हेल्प करते हैं हमें न्यूमेरिकल करते टाइम। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अभी सेल पे बेस्ड टॉपिक है, पहले आप इसे नोट करो बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक नोट कर लिया आपने, स्क्रीन को पॉज करके नोट किया करो बच्चों, इट टेक्स फ्यू सेकंड्स। अब देखो, जैसे हमने कहा कि अब देखो ये रजिस्टर पे बेस हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हमारे इस चैप्टर में रिमेनिंग टॉपिक, हमने 3 टॉपिक अब मेन बचे बच्चों हमारे। एक तो हमें सेल्स के टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, फिर सेल के बाद हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर कुछ टॉपिक आते हैं, चार, उसके अंदर 4-5 टॉपिक्स आते हैं। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ और एक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इतने टॉपिक अभी रिमेनिंग है इस चैप्टर में, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हमने कहा क्योंकि पूरी यूनिट को एक ही चैप्टर में कवर किया गया है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, नंबर ऑफ टॉपिक बहुत से हैं। चलो, तो अब हमने कहा कि अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हो, अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सेल। अब सेल के बारे में आपको कुछ 3-4-5 बातें पता होनी चाहिए, है ना। हम सेल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि सेल की ईएमएफ क्या होती है। बहुत से बच्चे ईएमएफ की फुल फॉर्म ही जानते हैं बस, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन नहीं बच्चों, बहुत सी बातें ईएमएफ के बारे में जो आपने जाननी है। और ईएमएफ फोर्स नहीं होती, बेसिकली न्यूमेरिकली ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, अभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो आपने सेल की ईएमएफ के बारे में समझना है, सेल के टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में समझना है कि सेल में ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ और टर्मिनल में क्या डिफरेंस होता है। फिर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, इतनी बातें समझनी है। फिर आपने सेल में कुछ डायरेक्शन, दो, एक छोटा डायरेक्शन भी होता है, ईएमएफ एंड टर्मिनल के बीच में एक रिलेशन, फिर इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, और फिर ग्राफ है, और फिर बाद में आपने सेल के बारे में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं। तो इतनी बातें हमने सेल के बारे में सीखनी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, और बाकी देखो आप सेल के बारे में बहुत सी बातें, केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर होता है क्लास 12 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, उसमें भी आप सेल के बारे में कुछ बातें समझते हो। चलिए बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले कि एक सेल की ईएमएफ क्या होती है ना। जैसे मैंने कहा कि ईएमएफ के बारे में बहुत से बच्चे बस किसी बच्चे से पूछो कि ईएमएफ क्या होती है, तो ज्यादातर बच्चे बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके आगे नहीं पता होता है बच्चों को कि इसके आगे क्या होता है। चलो बात करते हैं बच्चों कि ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है। ईएमएफ ऑफ अ सेल, एक सेल की ईएमएफ से क्या मतलब होता है। तो जैसे मैंने कहा कि ईएमएफ की अगर फुल फॉर्म कहा जाए ना, जैसे ईएमएफ की अगर फुल फॉर्म कहे आपसे, तो ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, है ना। अगर ईएमएफ को हम ऐसे लिखें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन न्यूमेरिकली ये फोर्स नहीं होती बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि न्यूमेरिकली ये फोर्स नहीं होती है, ये फोर्स के इक्विवेलेंट नहीं होती है बच्चों, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एक सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत सी बातें, आपने एक लंबा सा टॉपिक है इसको, सेल के बारे में। चलो देखते हैं कि सेल का रोल किसी सर्किट में होता क्या है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने सर्किट बनाते हो ना बच्चों, सेल क्या करता है किसी सर्किट में। जैसे मान लो आपने एक सर्किट बनाया,
जैसा भी हमने देखो बहुत जगह पर सेल लगाया, जिसे बैटरी सेल ऐसे भी कहते हैं। और जैसे मान लो एक सर्किट है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस है, जिसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, मान लो इसकी रेजिस्टेंस आ रहे, ठीक है, या आप कह लीजिए सेल के टर्मिनल को आपने किसी कंडक्टर से जोड़ दिया और कंडक्टर के रेजिस्टेंस आ रहे हैं। ठीक है, अब ये सेल का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस सेल का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक बच्चों, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो आप जानते हो बच्चों कि क्या होता है जब हम एक सेल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इस कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, एक एंड क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। इस चैप्टर के पीछे भी हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ का प्रूफ पढ़ा, करंट एंड ड्रिफ्ट की रिलेशन पढ़ी, तो ये बात मैंने बार बार आपसे बोली, ये आप चेक करना पीछे के लेक्चर में बच्चों, कि जब हम किसी कंडक्टर के दो एंड को क्या करते हैं, किसी बैटरी से या पोटेंशियल के सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो उसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाते हैं, एक एंड नेगेटिव टर्मिनल पे चले जाता है। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है ना, अपनी डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है अपने से अपोजिट फोर्स लगाता है। तो प्लस से माइनस के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज को मूव कराता है। तो चार्ज क्या होता है फिर, हाई पोटेंशियल टर्मिनल से कहां जाता है बच्चों, लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जाता है। और इस करंट को हम, आपको याद होगा कौन सी करंट बोलते हैं सर्किट में, कन्वेंशनल करंट, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होती है। अब सुनना बच्चों, तो चार्ज क्या हो रहा है, हाई, या बोल लीजिए करंट हाई से लो की तरफ जा रही है, जिसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। या मान लीजिए चार्ज क्या हो रहा है, हाई से, कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टर्मिनल से क्या होता है, लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जाता है। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में बोलते हैं क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है ना, पॉजिटिव एंड से कहां ले जाता है, नेगेटिव एंड पे ले जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करते हैं। यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जाएगा बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और उस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने से सर्किट में करंट फ्लो होगी, जिसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। अच्छा बच्चों, तो देखो चार्ज हाई से कहां जा रहा है, लो की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल टर्मिनल ना। ये क्या होता है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल है। पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल टर्मिनल, इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग हाई पोटेंशियल टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टर्मिनल। और नेगेटिव क्या होता है बच्चों, है ना, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है ना, इसलिए क्या बोलते हैं नेगेटिव को, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, लो पोटेंशियल टर्मिनल। नेगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल टर्मिनल। अब बैटरी क्या करेगी, ध्यान देना बच्चों, लो पोटेंशियल टर्मिनल। तो देखो, तो चार्ज को हाई से लो में ले जाने के लिए, है ना, कौन ले जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहा है, चार्ज को हाई से लो में ले जा रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, अगर ऐसे ही चार्ज हाई से लो में जाता रहेगा, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता रहेगा। जिससे चार्ज विड्रॉ होगा उसका पोटेंशियल घटेगा, और जिसको चार्ज मिलेगा उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ऑन पासिंग टाइम क्या होगा, ऐसी चार्ज हाई से लो में जाता रहेगा, तो इसका पोटेंशियल घटते रहेगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, बढ़ता रहेगा। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आ जानी चाहिए, है ना। बैटरी उस स्टेज को आने से रोकती है वैसे तो ऐसे तो क्या होगा, चार्ज हाई से लो में जाता रहा, तो एक ऐसे स्टेज आ जानी चाहिए कि जब इस, मैंने कहा इसका पोटेंशियल घटता रहेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, और एक पॉइंट पे जाके दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, और चार्ज मूव करना क्या कर देगा बच्चों, बंद कर देगा। तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं है, अगर चार्ज हाई से लो में जाता रहा, हाई से लो में जाता रहा, तो हाई का पोटेंशियल घटते रहेगा, लो का पोटेंशियल बढ़ते रहेगा। एक ऐसे स्टेज आएगी जहां पर दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उससे हमारी करंट क्या हो जाएगी, फिर करंट भी स्टॉप कर जाएगी। तो क्या हम ऐसा चाहेंगे बच्चों, क्या हम ऐसा चाहेंगे कि करंट हमारी स्टॉप हो जाए,
नहीं, हम तो चाहेंगे कि स्टडी करंट क्या हो, सर्किट में फ्लो करती रहे, है ना, सर्किट में करंट फ्लो स्टडी करती रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर करंट देखो ना, अगर ये मैंने कहा ना, देखो इसका पोटेंशियल घटता रहा, इसका पोटेंशियल बढ़ता रहा, तो इट टेक्स फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट, तो कुछ मिनट के बाद करंट हमारी स्टॉप कर जाएगी। और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि कुछ सेकंड या कुछ टाइम के बाद हमारी करंट या कुछ मिनट के बाद करंट स्टॉप कर जाए। हम ये चाहते हैं कि सर्किट में करंट कंटिन्यूसली क्या करती रहे, फ्लो करती रहे। अगर आप ये चाहते हो कि करंट हमेशा कंटिन्यूसली फ्लो करती रहे, स्टडी रेट से करंट फ्लो करती रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल को हमेशा हाई पे मेंटेन करना पड़ेगा, एक टर्मिनल को हमेशा लो पर रखना पड़ेगा। तो इसके है ना मतलब हाई के हाई को मेंटेन करना पड़ेगा, लो के लो को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा, तो करंट मेंटेन नहीं होगी। तो अब हम क्या चाहेंगे कि हमारा ये जो पॉजिटिव है हमेशा हाई पर है, और नेगेटिव हमारा क्या रहे, हमेशा लो पर रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जैसे हम कह रहे हैं चार्ज हाई से कहां जा रहे हैं, लो में जा रहे हैं, तो जिस रेट से चार्ज हाई से लो में जा रहा है, अगर उसी रेट से चार्ज इनसाइड द सेल लो से हाई में जाता रहे, ठीक है, जिस रेट से चार्ज हाई से लो में जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, अगर इंटरनली सेल के अंदर चार्ज उसी रेट से लो से हाई में जाता रहे, ठीक है, तो इंटरनल फ्लो एक्सटर्नल फ्लो को क्या कर देगा, आपका मेंटेन कर देगा, और एक स्टडी करंट सर्किट में फ्लो होती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है, मेनली हमने सेल के अंदर चार्ज को लो से क्या करना है, हाई पर क्या करना है, उसी रेट से पास करना है जिस रेट से चार्ज एक्सटर्नली हाई से लो में जा रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि उसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए, हमें को एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा, जो एक्सटर्नल सोर्स जो क्या करे, चार्ज को लो से हाई में ले जाते रहे। तो उसी एक्सटर्नल सोर्स को हम बैटरी सेल या आप कह लो कि जनरेटर कहते हैं। डीसी में सेल होते हैं और एसी में उसको जनरेटर कह लेते हैं। तो हमें, ठीक है, तो हमें एक ऐसा क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जो हमारे चार्ज को क्या करते रहे, लो से हाई पे क्या करते रहे, मेंटेन करते रहे। उसी एक्सटर्नल सोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी या क्या बोलते हैं फिर जनरेटर कहते हैं, है ना, बात समझ रहे हैं। तो चार्ज को हमें क्या करना है, लो से हाई में ले जाना है सेल के अंदर। अगर ऐसा आपने कर लिया तो एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, फ्लो चलता रहेगा और आपके सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे क्या होता है, हमारे वाटर के टैंक जो होते हैं, हमारे वाटर के टैंक होते हैं, हम वाटर को टैंक में, जैसे मान लो मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो मेरा वाटर टैंक या तो फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में रखा होगा। तो हम वाटर टैंक को क्या करते हैं, हाइट में रखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है भाई, वाटर टैंक हाई पर है, टैब आपके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगी है, तो वाटर टैंक हाई पोटेंशियल पर है, और टैब आपके नीचे लगी है, वाटर टैंक से लेवल नीचे लेवल पे लगी है, तो वो किस पर है, लो पोटेंशियल पे लगी है, टैब। तो क्या हो रहा है, पानी आपका टैंक से किस में जा रहा है, टैब में जा रहा है, और नेचुरली फ्लो कर रहे हैं, है ना। हाई से कहां जा रहा है, आपका पानी आपके टैब में आ रहा है जो लो पर है, तो पानी हाई से लो में आ रहा है। ठीक है, मान लो आप पानी को यूज करते रहे, है ना, जैसे मान लो 1000 लीटर कैपेसिटी का एक टैंक है, तो क्या होगा, जब तक उसमें पानी रहेगा, आपका क्या होगा, टैब में पानी आता रहेगा। ठीक है ना। अब मान लो क्या हो गया, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि हमारे कंटिन्यूसली हमारे टैब में पानी आते रहे। जैसे मान लो कभी टैंक में क्या हो गया, पानी खत्म हो गया, जैसे मान लो आप यूज करते रहे पानी को यूज करते रहे, पानी आपका हाई से लो में आता रहा, आप यूज करते रहे, और मान लीजिए एक टाइम पर जाकर पानी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर आपका पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। जब टैंक में पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे इन जनरल क्या होते हैं, हम वाटर के ना मोटर कहते हैं, पंप कहते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, एक मोटर की हेल्प लेते हैं। तो पानी पहले कहां जा रहा था, हाई से लो में आ रहा था बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एक मोटर चलाएंगे, वो मोटर क्या करेगी, फिर आपका पानी को लो से कहां ले जाएगी, हाई में ले जाएगी। जो कि आपकी पाइपलाइंस होंगी, या बहुत से लोग क्या होते हैं अंडर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे क्या करते हैं, अंडर वाटर टैंक बना लेते हैं, उसको फिल कर लेते हैं, जैसे भी। तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प लेते हैं, मोटर की हेल्प लेते हैं ना। वो मोटर क्या करती है, पानी को वापस लो से कहां ले जाती है, फिर हाई पे ले जाती है, फिर आपके टैंक में पानी डाल देती है, फिर आपका फ्लो बंद हो जाता है, सॉरी, फिर आपका फ्लो स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, तो आप एक मोटर की देखो ना, तो पहले पानी क्या हो रहा था, हाई से लो में जा रहा था, नेचुरली फ्लो कर रहा था, उसके लिए कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब पानी खत्म हो गया तो फिर आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स क्या किया, मोटर की हेल्प ली। उस मोटर ने क्या किया, पानी को दोबारा क्या कर दिया, लो से कहां मूव करा दिया, हाई पे मूव करा दिया। फिर आपके टैंक में पानी आ गया, और टैंक में जैसे पानी फिल हुआ फिर आपके टैब में पानी आ गया। ठीक है, लेकिन सोचिए, क्या आप ऐसा वेट करते हो कि जब पानी खत्म हो जाएगा टैंक में तभी हम दोबारा भरेंगे? ऐसा नहीं होता है बच्चों, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा, अगर आप ही चाहते हो कि कंटिन्यूसली आपका कभी भी पानी टैब में कभी भी खत्म ना हो, आप जब भी टैब खोलो तो पानी आता रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जिस रेट से पानी को खर्च कर रहे हो उसी रेट से अगर मोटर से पानी को भरते रहोगे तो कभी भी आपके टैब में मतलब पानी कभी नहीं रुकेगा, और हमेशा आपके टैब में पानी आएगा जब भी आप टैब खोलोगे। तो कंडीशन ये है कि जिस रेट से आप पानी खर्च करें उसी रेट से अगर क्या करते रहे, पानी को मोटर भरती रहे, तो क्या होगा, आपका कभी भी आपका पानी का फ्लो नहीं रुकेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, और हम एक जैसे इन जनरल घर में एक प्रैक्टिस बना लेते हैं कि हमने मान लो कि हमने रोज इतनी टाइम एक मोटर चलानी है, इतना पानी रोज भरना है। तो अगर आप ये डेली प्रैक्टिस बना लोगे तो कभी भी आपकी क्या नहीं होगा, पानी टैंक में खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो जिस रेट से हम पानी खर्च कर रहे हैं, मोटर उसी रेट से पानी को क्या कर दे रही है, फिल करती जा रही है। और देखो मोटर रिवर्स कर रही है ना, पानी नेचुरली हाई से लो में जा रहे हैं, तो मोटर क्या कर रही है, पानी को लो से कहां ले जा रही है, हाई में ले जा रही है। वही सेम काम यहां बैटरी कर रही है बच्चों। देखो ना, चार्ज हाई से लो में तो क्या हो रहा है, नेचुरली फ्लो कर रहा है ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वही जैसे चार्ज हाई से लो में जा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि बैटरी के अंदर चार्ज क्या हो, लो से हाई में जाते रहे। तो बैटरी के अंदर चार्ज को लो से हाई में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, सेल की ईएमएफ कहते हैं। तो किसी भी बैटरी के अंदर लो पोटेंशियल टर्मिनल से चार्ज को हाई पोटेंशियल टर्मिनल में ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है, या बैटरी जितना वर्क डन करती है, या वो सोर्स जितना वर्क डन करता है, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, सेल की ईएमएफ कहते हैं बच्चों। तो हमारी पानी की मोटर का काम और एक सेल का काम सेम होता है बच्चों। आई थिंक बात समझ रहे होगा। अभी मैं सेल के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझ लेते हैं और एक सेल का अलग से डायग्राम बनाते हैं। तो ये कैसे होता है, अच्छा अब ये सोचो आपके सेल के अंदर ये कैसे होता है, चार्ज लो से हाई में कैसे जाता है, और क्या हमेशा जाते रहेगा? जैसे क्या आप मोटर दिन भर चलाओगे बच्चों? नहीं ना, एक सर्टेन पीरियड के लिए चलाओगे, जब आपको लगेगा टैंक भर गया तो फिर आप मोटर को ऑफ कर दोगे। ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या बैटरी के अंदर चार्ज लो से हाई में जा रहे हैं, और ये क्या हमेशा कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा, कब स्टॉप होगा? तो इन बातों को आपने समझना है। चलो एक डायग्राम से अच्छे समझ लेते हैं बच्चों इस बात को, है ना। चलिए एक बात और कर लेते हैं, फिर मैं डेफिनेशन वगैरह ही बता दूंगा, पहले उससे पहले एक बात समझो बच्चों। हम इसके लिए जैसे हमने कहा कि ईएमएफ को वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कहते हैं और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कहते हैं, उसके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं बच्चों में, ध्यान समझना। देखो अच्छी चीज है, अब ये बच्चे ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है बच्चों, तो आप जानते हैं सेल के अंदर, ये हम सेल बना रहे हैं बच्चों, है ना, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक क्या होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जैसे मान लो सेल के दो इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और क्या, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोड्स को मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे मान लो ये ए इलेक्ट्रोड है और ये क्या है बच्चों, बी इलेक्ट्रोड है। मान लो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, जिसे हाई पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं, ये नेगेटिव पर है, इसे लो पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं। और मान लीजिए इन दोनों का सेपरेशन है कुछ डी। अभी हम सेल की इंटर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है, समझ। तो हमने एक सेल अज्यूम कर लिया, जिस सेल में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे मैंने ए नाम दिया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे मैंने क्या नाम दिया बच्चों, बी नाम दिया है। अच्छा बाकी देखो मैंने कहा कि सेल के बारे में, सेल की मेकिंग, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या सॉल्यूशन होता है, कैसे आयन डिसोसिएट होते हैं, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर है क्या इसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सेल की वर्किंग वर्किंग के वैसे हम नहीं पढ़ रहे सर बारे में, लेकिन एक चीज आप बच्चों जानते हो, ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलिसिस का एक प्रोसेस होता है। वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या करता है, आयंस, ये कहते हैं ना, जैसे आयन डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है,
आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट लिया या अमोनियम क्लोराइड लिया, तो क्या होता है जब हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो एक्वस की वजह से क्या होता है, मैंने लेक्चर 1 में पहले चैप्टर के लेक्चर 1 या 2 में बताया होगा कि एक्वस लेने से क्या होता है आयंस के बीच की फोर्स क्या होती है डिक्रीज कर जाती है और आयन इजीली क्या होते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कॉपर सल्फेट में क्या होता है Cu2 प्लस SO4 2 माइनस होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं। तो कहते हैं कि सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या करता है, पॉजिटिव आयन को क्या करता है, इसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की फोर्स लगती है। क्या करते हैं मतलब कहते हैं कि सेल के अंदर एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, एन का मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की एक फोर्स लगती है, इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। वो क्या करता है, वो फोर्स या बोलो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव आयन किसकी तरफ जाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है भाई, तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल रेज होता रहता है, इसका नेगेटिव पोटेंशियल क्या रेज होते रहते हैं। मतलब ये हाई पे जाते रहता है और ये लो पर जाते रहता है। ठीक है, तो ऐसे चार्ज क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन जा रहे हैं प्लस की तरफ, नेगेटिव आयन जा रहे हैं किसकी तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ऐसी हल्के हल्के क्या होगा, इसका प्लस पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा बच्चों, सेल के अंदर जब एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव हो जाएगा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा बच्चों, नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या सेटअप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इनसाइड दिस सेल ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इन अपोजिट इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन के कलेक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और जैसे जैसे क्या होगा, ये क्या होगा इस है ना, प्लस और माइनस चार्ज बढ़ते रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी साथ साथ बढ़ती रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो क्या करता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होगी अपोजिट। क्यों, देखो जैसे हम कह रहे हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ले जा रही है, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ले जा रही है। लेकिन आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा फील्ड के डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी अपोजिट होगी, होगा ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा इस पे इधर लगाएगा, इस पे फोर्स इधर लगाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कलेक्ट होने का क्या करेगा अपोज करेगा। देखो ना मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज पर ये जो मैंने ग्रीन एरो से फोर्स दिखाई है ये किसकी फोर्स दिखाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स को कौन सी फोर्स बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इन चार्जेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होगी अपोजिट होगी। और जैसे जैसे क्या होगा बच्चों, देखो जैसे जैसे चार्ज का कलेक्शन बढ़ते रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी क्योंकि F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है गोज ऑन इंक्रीजिंग, और एक ऐसे स्टेज आएगी, एक ऐसे स्टेज आएगी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर देगी बैलेंस कर लेगी, और जैसे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे फिर चार्ज का कलेक्शन क्या होगा रुक जाएगा, फिर उसके बाद और चार्ज डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो मैक्सिमम की स्टेज हो जाएगी बच्चों, क्या बोलेंगे सैचुरेशन आ गया। ठीक है, तो फिर ये हाई पर और ये किस पे चले जाएगा बच्चों लो पर चले जाएगा, कब, जब ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे, फिर उससे और ज्यादा चार्ज तो डिस्प्लेस हो नहीं पाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब प्लस और माइनस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को सेल की ईएमएफ भी कहते हैं बच्चों। वो अभी मैं आपको एक मैथमेटिकल प्रोसेस से भी दिखा दूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये बात समझ गए। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा चार्ज फ्लो करते रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी फिर इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को रोक देगी और एक पॉइंट पे जाके सैचुरेशन आ जाएगा, और उस सैचुरेशन पॉइंट पर क्या होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और उसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को सेल की ईएमएफ भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी तो देखो सेल की ईएमएफ डिफाइन करने के अभी फिलहाल दो तरीके हमको मिल गए। ठीक है, तो
तो सेल की ईएमएफ को कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो हमने ऐसे कहा कि किसी भी सेल के इनसाइड, है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल पे ले जाने के लिए सोर्स एक वर्क कर रहा है, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ईएमएफ। तो इसको एक तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज inside the cell from its low potential terminal to high potential terminal। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल में ले जाने के लिए जितना वर्क डन हो रहा है, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को सेल की ईएमएफ कहते हैं। तो एक तो ईएमएफ की डेफिनेशन ये, एक तरीके से और कह सकते हो जैसे मैंने बोला कि स्टडी स्टेट में क्या होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को भी ईएमएफ कहते हैं। चलो पहले हम वर्क डन के हेल्प से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बच्चों। अभी मैं वाली डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, फिलहाल इतना तो बोल सकते हैं। तो ईएमएफ की एक डेफिनेशन ये बन जाती है, क्या बनेगी बच्चों? देखेंगे देयरफॉर ईएमएफ ऑफ अ सेल, therefore EMF of a cell, EMF of a cell is defined as EMF of a cell is defined as the work done in displacing unit positive charge from unit positive charge inside the cell। ये चार्ज inside the cell मूव कर रहा है, inside the cell from low potential terminal to high potential terminal, from low potential terminal to high potential terminal। नीचे लिख दे रहा हूँ, from low potential terminal to high potential terminal, sorry, from low potential terminal to high potential terminal, high potential terminal। ठीक है, तो एक तो ईएमएफ की डेफिनेशन ये बच्चों समझ रहे हैं? एक बार पढ़ देता हूं, क्या बोला हमने कि ईएमएफ ऑफ अ सेल is defined as the work done in displacing unit positive charge inside the cell from low potential terminal to high potential terminal। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली भी लिखेंगे बच्चों, और जो मैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा था वो भी अभी उसकी बात करते हैं। पहले इतना नोट कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट शीट में हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ को न्यूमेरिकली भी समझेंगे थोड़ा सा। पहले इसको लिखिएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं, जो हमने लिखा है ना इसी को मैथमेटिकली लिख देते हैं। और ईएमएफ मैक्सिमम डिफरेंस के बराबर कैसे होता है वो आपको अभी इसका प्रूफ मिल जाएगा बच्चों ना। तो देयरफॉर हम ईएमएफ को ई से लिख देते हैं बच्चों। तो देयरफॉर ईएमएफ जैसे हम ई से लिख देते हैं, क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ये वर्क डन किस लिए हो रहा है? सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज को लो से कहां ले जाने में? हाई में ले जाने में। तो आपने कितना वर्क डन किया और कितने चार्ज को लो से हाई में क्या किया? ट्रांसफर किया बच्चों एक गिवन टाइम में। ठीक है, अब सुनिए। अच्छा, ये वर्क डन बेसिकली कर कौन रहा है? ये वर्क डन कौन सी फोर्स कर रही है चार्ज को लो से हाई में ले जाने के लिए बच्चों? ये Fn, ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स Fn इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने टर्मिनल के बीच का सेपरेशन कितना माना है बच्चों? d। चार्ज लो से हाई में जा रहा है तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है? d के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। ठीक है, तो d ओवर कितना? q।
ठीक बच्चों, बात समझ रहे हैं? अच्छा, हमने कहा कि व्हेन स्टडी स्टेट इज रीच्ड, जब प्रोसेस रुक गया, चार्जिंग का मतलब जो प्रोसेस था फ्लो का प्रोसेस रुक गया, तो एफ एन किसके बराबर हो गया? एफ ई के बराबर हो गया। ठीक है ना, लिखते हैं व्हेन स्टडी स्टेट इज, व्हेन स्टडी स्टेट इज रीच्ड, स्टडी स्टेट इज रीच्ड, है ना, जब फ्लो बंद हो गया, फिर देन उस कंडीशन में हमने क्या बोला बच्चों, इस एफ एन को कौन बैलेंस कर लेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर लेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और वो एक फोर्स लगा के एफ एन को क्या कर लेगा? बैलेंस कर देगा। तो मैं एफ एन को एफ लिख सकता हूं बच्चों, तो देयर फोर ई इज इक्वल टू, आप एफ एन को क्या लिख सकते हो? एफ ई इंटू डी अपॉन क्या बच्चों? क्यू। ठीक है ना, और एक की कौन सा चार्ज है? ये वो चार्ज है जो निगेटिव से कहां जा रहा है? पॉजिटिव पे जा रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी के मूवमेंट का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। करी ना बच्चों? ठीक है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर ब्रेक करें तो क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज कौन सा लेंगे? जो फ्लो कर रहे हैं, जो क्यू है हमारे पास, इसी चार्ज की मोशन का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स को क्या लिखते हो? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी अपॉन कितना? क्यू। ठीक बच्चों, बात समझ रहे हैं? अब क्यू से क्यू को क्या कर दोगे? कैंसिल आउट कर लोगे। अच्छा, थोड़ा सा एक दिक्कत है बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई से लिख दिया और ईएमएफ को भी ई से लिखा है। तो एक काम करो, इसको ई कुछ डैश जैसा मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ और कुछ मान लो बच्चों, थोड़ा इसको ई डैश मान लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डैश लिख देते हैं, नहीं तो फिर दो दो हो जाएंगे ना, वो ईएमएफ को भी ई से लिख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे? तो इसको कुछ ई डैश कर लो, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगी अदरवाइज। हाँ, फिर दो ई लगेंगे, आपको कैंसिल आउट ना कर दे कोई बच्चा, ध्यान देना। ये ई ईएमएफ के लिए, वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। क्यू से क्यू क्या कर लोगे? कैंसिल आउट कर दोगे, तो कितना रहेगा? ईएमएफ इज इक्वल टू कितना रहेगा? ई डैश इंटू डी। और ध्यान दो बच्चों, और देखिए जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है बच्चों, जैसे जैसे चार्ज कलेक्ट होते जा रहे हैं कलेक्ट होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? जब चार्ज इन दोनों पे क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो हम ई डैश लिख रहे हैं बच्चों, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ध्यान देना बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मतलब जो ई डैश है, जो ई डैश है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक बात समझना बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो उस टाइम चार्ज का कलेक्शन मैक्सिमम हो गया होगा, और उस टाइम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम ही होगा। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? ये V, और ये V की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा था, लेकिन देखो ना सैचुरेशन के टाइम पर सब मैक्सिमम हो गए, मतलब चार्ज का कलेक्शन मैक्सिमम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया बच्चों? मैक्सिमम हो गया। तो देखो बच्चों क्या है फिर लास्ट में, जो मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जो ईएमएफ है वो सेल के दो टर्मिनल के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं, एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं ईएमएफ को, है ना बच्चों। तो एक तरीके से ईएमएफ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर ईएमएफ is also defined as therefore EMF is also defined as the maximum potential difference, is also defined as the maximum potential difference between the two terminals of a cell, between the two terminals of a cell,
है ना। और यही ईएमएफ ड्रॉप हो गए बाद में, है ना, जब आप सेल को यूज करते हो, ठीक है ना। जैसे कोई भी सेल को जब तक आप यूज नहीं करोगे इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी बच्चों, जब सेल को यूज करोगे तो सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से क्या होगा, सेल की रेजिस्टेंस खुद उसका क्या करेगी, चार्ज की मोशन का अपोज करेगी, तो सेल के अंदर एक ड्रॉप आ जाएगा और ये ईएमएफ ड्रॉप होके क्या बन जाएगी बच्चों, फिर टर्मिनल पोटेंशियल बन जाएगा। आगे बात करेंगे, पहले उससे पहले हम इंटर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया बच्चों इन बातों से कि सेल की ईएमएफ क्या होती है ना। तो किसी भी सेल के अंदर, फिर एक बार जल्दी से मैं समराइज कर दे रहा हूं, किसी भी सेल के अंदर लो पोटेंशियल टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल टर्मिनल पे, या बोल लीजिए किसी भी सेल के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन करते हो वही वर्क डन ईएमएफ है, या ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर भी। और हम यूनिट चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखो ना, अगर आप चार्ज को 1 कर दोगे तो ईएमएफ वर्क के बराबर है, इसीलिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि चार्ज को 1 करने से ईएमएफ वर्क के बराबर होगी। ठीक है, तो देखो हमें ईएमएफ की 2 डेफिनेशन मिल गई बच्चों, एक डेफिनेशन आपने यहाँ लिखी और उसी डेफिनेशन के हेल्प से हमको एक डेफिनेशन ये भी मिल गई बच्चों, बात समझ रहे हैं। ठीक बच्चों, चलो पहले इसको नोट कर लो। तो ईएमएफ के बारे में अभी बहुत सी आगे बातें बच्चों, ईएमएफ का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, टर्मिनल के साथ रिलेशन पढ़ेंगे, इंटर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो ये बहुत सी बातें, सेल के बारे में भी काफी बातें, पहले इसको इतना नोट करो बच्चों। ठीक बच्चों, तो अब इसके बाद सेल के बारे में क्या क्या और बातें जाननी बच्चों हमने, कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, फिर इंटर रेजिस्टेंस के बाद समझेंगे ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल में डिफरेंस भी समझेंगे बच्चों। ईएमएफ को एक डिफाइन करने के और भी तरीके हैं, है ना, ये तो इसका बेसिक तरीका है, ईएमएफ को डिफाइन करने के और भी तरीके। तो उसके लिए पहले हमने क्या करना है, इंटर रेजिस्टेंस पढ़नी है, इंटर रेजिस्टेंस क्या होती है, किन किन फैक्टर पे इंटर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हम ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल में डिफरेंस भी समझेंगे, ईएमएफ एंड टर्मिनल के बीच में एक रिलेशन भी ड्राइव करेंगे, है ना। तो एक रिलेशन होती है और एक बोर्ड में काफी पूछी भी जाती है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, और उसके बाद कुछ ग्राफ पे बेस्ड टॉपिक है। फिर उसके बाद सेल की ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपने आज हमने रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पढ़े सीरीज एंड पैरेलल, तो इसी तरीके से आपके किन के सेल के भी सीरीज एंड पैरेलल क्या होते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बच्चों अब आगे के जो टॉपिक है, देखो हमने पहले भी कहा कि हम एक लेक्चर में इतना, है ना, मतलब इतना कवर कर रहे हैं कि आप एक बार में इतनी चीजें पढ़ पाओ। ठीक है ना, अब मान लो कि एक दिन में पूरा मैं सेल के बारे में बता दूं तो ठीक है, फिर उससे होता है कि क्या होता है, एक बार में बहुत चीजें पढ़ोगे तो इतनी चीजें दिमाग में फीड नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज इतने ही कर रहे बच्चों, पहले इतना अच्छे से समझ लो, एक बार ईएमएफ को अच्छे से समझो, इसको पढ़ो दोबारा से, है ना, बार बार देखो वीडियो, अगर एक बार में 5-6 मिनट दोबारा देखो, 3 बार देखो, ठीक है, ये फायदा है आपका वीडियो का। और इनको अच्छे से क्लियर करो, कि जब तक ईएमएफ क्लियर नहीं होगी आपको आगे की बातों में दिक्कत होगी। तो आज इतना पढ़ो ईएमएफ के बारे में, फिर आगे जो मैंने बातें बोली अभी उतनी बातें और हैं, फिर आगे और भी टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आगे के टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फिर आपके न्यूमेरिकल करने इस चैप्टर में बहुत से न्यूमेरिकल हैं बच्चों। ठीक है, तो अगले लेक्चर में इन बातों को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं करेंगे बच्चों, और हम हर लेक्चर में आपसे कहते हैं कि बच्चों कि आप लोग इन वीडियो को, ठीक है, अगर आपको पसंद आते लाइक किया करो, आप इन वीडियो को शेयर किया करो, है ना, अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे होंगे, है ना, जो 11-12 साइंस वाले बच्चे हों या कॉम्पिटिटिव जो नीट जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर किया करो, या कोई बाहर आपके, है ना, आउट ऑफ सिटी कोई बच्चे रहते हो जो आपके रिलेटिव हो या कोई और जानने वाले बच्चे हो, ठीक है, उनके साथ शेयर करो बच्चों, है ना। और उनसे सब्सक्राइब करने को भी बोला करो बच्चों। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारी एक प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे कि हम लोग हमने 11 के भी हमारे बहुत से वीडियोस बनाए हमने, बाकी एक जेई और नीट वाले बच्चों के लिए हम लोग एक सीरीज भी चला रहे, उसमें भी, है ना, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें उसको भी चेक किया करो बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, है ना, आगे इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।